स्टार्ट करते हैं। कल हमने कोई सवाल दिया था, किया आप लोगों ने? वही क्यों? क्या सवाल था बेटा? देखा आपने? ठीक है, ये था ना, ये 40% वेट बाई वेट, क्या था और साथ में? वेट बाई वेट मास परसेंट 40 is 40, then find concentration in ppm। ये सवाल था बेटा आपका, ठीक है। ppm में आपको कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा था। हमने आपको ppm का फार्मूला बताया था, क्या था बेटा? ये तो पता होगा आप लोगों को। ppm का फार्मूला क्या था? पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वेट, वेट सॉल्यूट और वेट सॉल्यूशन या टोटल मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 की पावर 6, यही तो था। और यहाँ पर हमारा क्या दे रहा है? परसेंट वेट इज 40 इज फाइंड कंसंट्रेशन इन ppm। जिस तरीके से हमने लिखा था जब हमने सवाल करवाए थे कि 20% ऑफ H2SO4, तो इसका मतलब क्या था कि 100 ml में 20% H2SO4 होता था, यही तो था। इसका फिर हम सवाल जब निकालेंगे बेटा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि वेट और वेट टोटल दस की पावर 6 है, 2 इधर ले आए तो 10 की पावर 4 बची। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, हमने केवल 10 की पावर 6 को ही तो ब्रेक किया है। 10 की पावर 6 है, उसको ब्रेक करने के बाद में ये हमारा फार्मूला बन गया मास परसेंट का। मास परसेंट का फार्मूला बन गया और मास परसेंट हमारा दिया हुआ है, तो बस यही लिखना है, ये हमारा दिया हुआ है। हाँ आ जाइए, ये आ, ठीक है। मास परसेंट का फार्मूला दिया हुआ था, बस हमें क्या करना, कन्वर्ट करना था परसेंट में। इस वैल्यू को परसेंट में पुट करनी थी। अगर आप मास परसेंट ऑफ दी मतलब 40% का मास परसेंट निकालेंगे तो आप इसका यही तो करेंगे भाई, आपका 100 में से 40 ग्राम होगा या ml होगा, ठीक है बेटा। इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट करवाते हैं। सवाल तो सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसी तरीके से सवाल आएंगे आपके। आप लोगों के लिए एक सवाल और है, ठीक है, जो हमारे पास आया था, बच्चे समझ में नहीं आया। लिखा था एक्वस सॉल्यूशन, यहीं पे लिख दे रहे हैं बेटा,
ठीक है। The aqueous solution contains 2 ग्राम of solute in 18 ग्राम solution, ठीक है। इनका मास परसेंट तो और सॉल्यूट एच, ये वाला सवाल था। इसको कैलकुलेट करके बताओ बेटा क्या आएगा आंसर। कैलकुलेट करके बताएं। ऑप्शन अगर हम आपको अलग देते हैं, The aqueous solution contains 2 ग्राम मतलब 2 ग्राम of solute in 18 ग्राम solution. The mass percent of solute is। ये सवाल हमारे पास आया था। इसकी क्या है क्या नहीं है, इसमें मास परसेंट ऑफ solute निकालना है, आप सब लोगों को पता है। इसमें सवाल में आपको लग रहा होगा कि जो सोल्यूशन का जो वैल्यू है वो 18 ग्राम है, लेकिन एक जलीय विलयन बनाया गया है, एक जो सोल्यूशन को जलीय विलयन डाला गया है सोल्यूशन बनाने के लिए, यानी कि वाटर की वैल्यू 18 ग्राम है और जो हमारा सॉल्वेंट है और सोल्यूट 2 ग्राम दिया हुआ है, तो सोल्यूट की वैल्यू ज्ञात करें। इसमें सबसे पहले आप सोल्यूशन का मास कैलकुलेट करेंगे तब वैल्यू आएगी। आया किसी का? ये ऑप्शन हमने अपनी तरफ से लिख दिए थे, ये ऑप्शन नहीं थे इनका, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि इससे नियरेस्ट आएगा आंसर। कोई भी सोल्यूशन बेटा जब होता है तो हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन होता है, यही तो होता है। सॉल्यूट की वैल्यू आपको दी हुई है 2 ग्राम। बोल रहा था एक्वस सोल्यूशन कंटेंस, मतलब एक एक्वस सोल्यूशन बनाया गया है जिसमें से 18 ग्राम क्या है आपका जल डाला गया है और कंटेंस 2 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मास परसेंट ज्ञात करना है। आया किसी का? हाँ 10 आएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें 18 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो गया तो 20 ग्राम आएगा सॉल्यूशन। अब आपको मास परसेंट ज्ञात करना है, तो सॉल्यूट का मास परसेंट पूछा है, तो मास परसेंट क्या होता है बेटा? परसेंट मास सॉल्यूट का है, टोटल हमारा कितना है 20, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 20 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 से, तो हमारा 10 ग्राम 10%, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी लैंग्वेज में चेंज है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि 18 ग्राम सोल्यूशन का वेट है,
जब आप 18 ग्राम निकालेंगे लगाएंगे यहाँ पर 18 करेंगे, ठीक है, फिर 9 से 100 को डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा ये 11.11 आएगा। ये इसलिए बच्चे का नहीं आ रहा था। आपका आज के शेड्यूल में जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम, ठीक है, सॉल्यूशन वाले की जो क्लास बची है वो लास्ट इसके बाद में कराएंगे, ठीक है। जो शेड्यूल आया है आपका पढ़ा हुआ होगा ग्रुप में, देखा आपने उसके बाद, ठीक है। नया चैप्टर होगा तो स्टार्टिंग में ये हो गया बेटा आप लोगों का, इसे नोट कर लिया। साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम बेटा क्या है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? बताओ बेटा। बताएं। जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर की अभी 2 क्लासें और लेनी है वो बाद में होंगी, ठीक है। उसी में आपका हेनरीज लॉ, राल्स लॉ, ठीक है, वाल्ट ऑफ फैक्टर ये होगा और नोएडा भी होगा, ठीक है। क्या है इक्विलिब्रियम बेटा बताएं। ये एक स्टेज है किसकी? रिएक्शन की। इक्विलिब्रियम क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम दैट स्टेट ऑफ रिएक्शन। जब आपकी प्रतीक अभिक्रिया जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, एक बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बोलते हैं, तो उनकी वैल्यू इक्वल हो जाती है आप लोग, ठीक है। तभी वहां पर क्या स्थापित होता है? इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, इसे साम्य अवस्था भी कहते हैं। तो यहीं पे आपका रहेगा रेट इसका फॉरवर्ड रिएक्शन का। रिएक्शन के लिए बेटा हम यहाँ पर R(x(n) से डिनोट कर दें, ठीक है, क्योंकि अब रिएक्शन हर बार में आएगा। इक्वल टू रेट आपका हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब इक्विलिब्रियम हमारा बेटा ऐसी अवस्था है जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू जो होती है सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो वह स्टेज हमारी इक्विलिब्रियम स्टेज कहलाती है। आपने कोई सी भी रिएक्शन अगर की होगी A + B C + D, यानी कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इन दोनों के रेट जो है इक्वल हो जाएंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा? साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। इनमें इनका जो नेट रेट आएगा, देखो इसका रेट और इसका रेट जो भी है वो इक्वल है, तो इसका मतलब नेट रेट क्या हो जाएगा बेटा? चलो वो बाद में कर इसकी पॉइंट। ये किस प्रकार की प्रोसेस है? इक्विलिब्रियम प्रोसेस किस प्रकार की है? डायनामिक है, गतिशील, क्योंकि ये आगे जा रही है फिर पुनः पीछे भी आ रही है, यानी कि रिवर्सिबल। डायनामिक, ठीक। सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा बेटा? ये डायनामिक इन नेचर होगा। और ये किस प्रकार की रिएक्शन? इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन होती है, देखो रिएक्शन हमारी 2 प्रकार की होती है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। तो इनमें से जो इक्विलिब्रियम स्थापित होता है वो किस प्रकार की रिएक्शन में स्थापित होता है बताएगा कोई? हाँ, उसमें भी होते हैं,
हमारे कहने का मतलब जो है, अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक उत्क्रमणीय, एक अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम जो स्थापित होता है वो किस प्रकार की रिएक्शन में स्थापित होता है? ये तो आपका डायनामिक इन नेचर हो गया। ये चिन्ह का है बेटा, रिवर्सिबल का है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विलिब्रियम हमारा स्थापित होगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही स्थापित होगा, फिर रिवर्सिबल वाली में नहीं होगा। कहने का मतलब अगर आपका ये है कि A प्लस B एक C प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसमें अगर आप कहेंगे रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो नहीं होगा। ये कंडीशन है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है डायनामिक इन नेचर, क्योंकि ये आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है। और ये कहाँ होती है? केवल ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और इसकी जो क्वांटिटी होती है, जितनी भी क्वांटिटी होंगी, जैसे ए की, बी की, मतलब रिएक्टेंट जितने होंगे उनकी, और प्रोडक्ट जितने बाद में बनेंगे उन सब का क्या वैल्यू को हम मेजरेबल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट आएगा आपका आर measurable quantities are constant, क्योंकि जो इधर जितनी होंगी इधर होंगी आपकी कांस्टेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा नेट चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर वो क्या होगा आपका? जीरो होगा। ये इक्विलिब्रियम की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन में होगा वो डायनामिक इन नेचर का होगा। सेकेंड आपका ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये केवल रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। और आर मेजरेबल क्वांटिटी, जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज होंगी, रिएक्टेंट की होंगी या प्रोडक्ट की होंगी, उनका रेट आप रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का कैलकुलेट करोगे या रेट बैकवर्ड का कैलकुलेट करोगे तो इनका सब आएगा कांस्टेंट। इसीलिए अभी आपका आगे आएगा कि KF और KB, मतलब KF आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का और KB बैकवर्ड रिएक्शन का। तो इसलिए ये क्या होते हैं? आर कांस्टेंट। नेट चेंज इन कंसंट्रेशन इनका जो भी होगा या प्रेशर वो जीरो आएगा। नोट करिए। ये वाला क्वेश्चन बाद में हमने देखा तो इसका आंसर होगा कि एडिंग सॉल्यूट और 18 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्यूट 2 ग्राम है तो 2 ग्राम ही लिखा था, ठीक है। 18 ग्राम एडिंग होगा यहाँ पर, फिर आंसर इसका 10 आएगा। सॉल्यूट तो उसका मास परसेंट पूछ रहा है ना, मास परसेंट तो अलग है। मास परसेंट तो कैलकुलेट करोगे जब उसका ग्राम की वैल्यू दी गई होगी, अगर नहीं दी हुई है तो सॉल्वेंट दिए हुए फार्मूला बेटा सॉल्यूशन, जब हमारा सॉल्वेंट की वैल्यू दी हुई है, सॉल्यूट की दी हुई है, मास परसेंट सॉल्यूट की पूछे या सॉल्वेंट की पूछे, तो हमारे में जो वैल्यू पूरी सॉल्यूशन की है आपको सॉल्यूशन की है वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, ऐसे करके वेट ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम। सॉल्वेंट दिया हुआ नहीं है तो ये 18 ग्राम, ये एडिंग है, एक को सॉल्यूशन, यहाँ पर एक को सॉल्यूशन बनाया है। कंटेनिंग का मतलब क्या होता है? बना हुआ 2 ग्राम से और 18 ग्राम से, 2 ग्राम से बना है सॉल्यूट के सॉल्यूशन से और 18 ग्राम सॉल्वेंट के सॉल्यूशन, एक को सॉल्यूशन बन गया।
हुई जाती है ना, तो इसकी वैल्यू को हम लोग डिवाइड करके निकालेंगे और निकाल अब हमने मास परसेंट निकाला। अगर हम इस जगह पे मास परसेंट डालते सॉल्वेंट का तो यहाँ पे 18 का यहाँ पे 20 तो सॉल्वेंट का अंदर सॉल्यूट का पूछा है, सॉल्यूट का वैल्यू ऊपर रहेगी, सॉल्वेंट का पूछेगा तो सॉल्वेंट की वैल्यू ऊपर रहेगी मास परसेंट। ठीक है, हो गया बेटा। बहुत सी आपकी ये रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पता है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होंगी, तो यहाँ पर वो पता चलेगी आपको। जनरली वाली आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है बेटा, बताओ। वो डायरेक्शन में होती है, बैकवर्ड है फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है। तो इसका पहले लिखेंगे आप कि अगर डायरेक्ट केवल वैसे लिखो है स्टार्टिंग अगर बोथ डायरेक्शन शॉर्ट में अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ये दोनों डायरेक्शन में होगी लेकिन इसके लिए कंडीशन अप्लाई होगी क्या, अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। हम रिएक्शन को कहाँ करते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला नहीं करते हैं। जब उनकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो दोनों डायरेक्शन में होती है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो वो होगी आपकी अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। वैसे तो हमको पता है कि आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों होती है, लेकिन कहाँ पर होती है कैसे होती है, तो यहाँ से एक वाला पॉइंट ये हमें पता चला कहाँ, अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ठीक है, बोथ डायरेक्शन और ये वन डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा इसकी, फॉरवर्ड, और इसमें दोनों में। सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ से पता चलेगा रेक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आल्सो रेक्ट टू फॉर्म रेक्टेंट। तो इसलिए आपको ये पता है कि रेक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से रेक्टेंट भी बन जाएगा, और इसमें रेक्टेंट से केवल प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट रेक्टेंट को नहीं बनाएगा, ये पता है जनरली, इसलिए पॉइंट हम छोड़ते हैं। सेकंड फिर इसका आएगा अटेन इक्विलिब्रियम। एंड नेवर go for completion। ये रहेगा आपका डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट, डू नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस जो है दोनों डायरेक्शन में होती है, और ये कभी क्या होती है, नेवर गो फॉर कंप्लीशन, मतलब पूर्ण रूप में कभी नहीं होती है। जहां प्रोडक्ट बनेंगे प्रोडक्ट पुनः रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिएक्शन का खेल किसमें होता है, सेकेंडों में होता है। एक बूंद जहां पड़ी रिएक्शन में कंसंट्रेशन में चेंज हो जाता है, चाहे सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो। डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये एक ही बार में कंप्लीट हो जाती है। इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है वो एक ही बार में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उससे आपके रिएक्टेंट नहीं बनेंगे, पुनः अभिकारक नहीं बनेंगे, तो इसलिए इसका साम्यावस्था में होना पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट बेटा इसका
सबको पता है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे? और इसको एरो से। ठीक है, देन ये जो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये बेटा बताओ बंद पात्र में होती है या खुले पात्र में? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो रिएक्शन है, दो टाइप की। ये दोनों टाइप की रिएक्शन में, ठीक है, एक तो बंद पात्र होता है, एक क्लोज पात्र होता है। ठीक है, सॉरी, एक ओपन और क्लोज। तो हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो क्लोज वेसल में होती है, मतलब बंद पात्र में। जब हम ओपन में अगर करेंगे तो एटमॉस्फेयर आ जाएगा ना, तो हमारा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आएगा नहीं आएगा ना। इसलिए ये क्लोज वेसल्स में होती है, मतलब बंद पात्र में। रिवर्सिबल प्रोसेस बंद पात्र में होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं बंद पात्र में। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बेटा किसी भी मात्र जब हम लेते हैं, केमिकल्स को लेते हैं, तो उसे क्लोज कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं? बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में, और ये ओपन वेसल में। एग्जाम्पल में अगर इसका हम देखेंगे, फिफ्थ में रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल में क्या रहेगा? ये किस प्रकार की रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकती है? होमोजेनस और हेट्रोजीनस, बताओ। ये दोनों प्रकार की हो सकती है। होमोजेनियस, इसमें केवल एक फेज प्रेजेंट होगी, ओनली वन फेज प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल हमने फिफ्थ नंबर पे लिखा है, ये पार्ट है। होमोजेनस और हेट्रोजीनस दोनों प्रकार की, ठीक है, रिएक्शंस रिवर्सिबल प्रोसेस में आती हैं। होमोजेनस मतलब आपको कल ही बताया था, समान। ठीक है, हेट्रोजीनस इसमें दोनों प्रकार की रिएक्शन इसमें हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, ओनली वन फेज प्रेजेंट, केवल एक फेज होगी। सॉल्यूशन में क्या होता है, हम बनाते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन होती हैं, है? तो सॉलिड से सॉलिड भी बन जाएगा, गैस से गैस भी होगा, लिक्विड से लिक्विड भी होगा, मतलब वन फेज प्रोसेस जो होगी रिएक्शन की, उसे बोलते हैं ओनली वन फेज प्रेजेंट होमोजेनस। इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं बेटा, होमोजेनस का। जैसे गैस फेज में हम लेते हैं, गैस फेज। अब गैस फेज में हमने जैसे मान लिया यहाँ पर हमने नाइट्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, दोनों क्या हैं? दोनों गैस हैं। और ये रिएक्शन होके इन्होंने क्या बना लिया? 2NO, और ये भी हमारी गैस है। रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, इसका मतलब ये वन फेज है। ठीक है, सॉलिड का अगर हम लेंगे, और लिक्विड का, ये होमोजेनस के एग्जांपल है बेटा। सॉलिड का आपने अगर मान लिया यहाँ पर कार्बन ले लिया, किसकी फॉर्म में? ग्रेफाइट की फॉर्म में। ठीक है, और कार्बन यहाँ बन गया डायमंड। ये सॉलिड फॉर्म में हो गया, वन फेज। लिक्विड में आपने यहाँ पर एथिल अल्कोहल ले लिया, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपका क्या है? L फॉर लिक्विड, C2H5OH। क्या बन जाएगा बेटा हमारा? ये भी लिक्विड है, बनने वाले उत्पाद भी हमारे लिक्विड होंगे। CH3COO
C2H5 प्लस H2O, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड। मतलब वन फेज रिएक्शन इस प्रकार की होती है कि इसमें गैस गैस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी हमारा गैस है। होमोजेनस का एग्जाम्पल रहेगा, रिवर्सिबल तो प्रोसेस है ही है, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, तो ये सॉलिड सॉलिड फेज का आएगा, ठीक है। CH3OH लिक्विड में होता है, ये C2H5OH अल्कोहल लिक्विड में होता है। बनने वाला उत्पाद भी हमारा इथिल मेथिल एसीटेट और वाटर दोनों लिक्विड में होते हैं। ये होमोजेनस के एग्जाम्पल है रिवर्सिबल प्रोसेस में। आपका सीधा सीधा रिएक्शन दी हुई होगी और उसमें पूछ लिया जाएगा कि कौन सी फेज का एग्जाम्पल है ये, सॉलिड, लिक्विड, गैस या नन ऑफ दी अबव, जिसे कहते हैं नोटा है। नोटा जानते हो? ये NOTA वोट देते हैं मतदान, तो एक कॉलम इसका भी होता है, और जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो कहीं कहीं पर इसका भी ऑप्शन होता है। ये पूरा लिख के आएगा, ठीक है। नन ऑफ दी अबव, नोटा। हेट्रोजीनस में आपके देखो अलग अलग स्टेज होंगे। डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, फोटो ले लेना आप। हेट्रोजीनस 2 या मोर, मतलब दो भी हो सकती हैं या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं फेज। फॉर एग्जाम्पल आपका Ca कैल्शियम कार्बोनेट का लेते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, गैस होता है, लिक्विड होता है? बेटा बताओ। जब इसे हीट करते हैं सॉलिड होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और CO2 गैस भी। ये आपका सॉलिड और ये आपका गैस, दो स्टेज हो गई इसमें, सॉलिड भी और गैस भी। तो ये हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल हो गया। रिवर्सिबल में आपका देखो PPT रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेटिव रिएक्शन में होती है, इसका एग्जाम्पल क्या बनता है आपका, जैसे AgNO3 NaCl, AgNO3 प्लस NaCl क्या बनेगा बेटा? AgCl और CO2 कहाँ से आ जाएगा? NaNO3 नहीं आएगा, NaNO3, ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है। एक इसकी रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। अभिक्रिया जो होती है वो हेट्रोजीनस के एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या होता है, ये लिख लिया ये, चलो नीचे लिख दे रहे हैं आपको, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होती है एसिड और बेस में होती है। किस प्रकार के एसिड बेस में होती है? हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। HCl प्लस
NaOH क्या बनाएंगे? साल्ट और वाटर। ये एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट का निर्माण करते हैं और वाटर को रिलीज करते हैं। ये रिएक्शन जिसमें एसिड बेस की रिएक्शन होगी, साल्ट बनेगा, कोई सा भी साल्ट हो और साथ में वाटर रिलीज हो, तो वो रिएक्शन हमेशा न्यूट्रलाइजेशन होगी। ठीक है, बस आपको इतना रखना है। एसिड को आप सब जानते होंगे, ठीक है, बेस को भी आप सब जानते होंगे, उसके साथ में वाटर रिलीज हो और साल्ट बन जाए। और साल्ट किसका होता है? हाइड्रोजन फैमिली वालों का। ये भी एक पॉइंट है जिसमें हो, नोट करिए बेटा। हो गया बेटा? ये आपका जर्नल था, इसमें बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो आपको नहीं पता होंगे। ठीक है, सीधा आपको समझना है। समझने के बाद में उसमें सीधा ऑप्शन होता है कि सॉलिड है, फेज की रिएक्शन है या लिक्विड फेज की रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन है, ये तो आपको पता होगा। उसमें रिएक्शन के नेम पूछ लेता है, कौन सी रिएक्शन है, सीधा इस तरीके से आपका आएगा रिएक्शन। रिएक्शन का नेम बताना है, हेटेरोजीनस है या होमोजीनस है, या फिर होमोजीनस है तो कौन सा होमोजीनस है, उसकी कौन सी फेज है। ठीक है, नेक्स्ट अब करते हैं आपका इक्विलिब्रियम प्रोसेस। इक्विलिब्रियम प्रोसेस कितने प्रकार की होती है बेटा? ये हो गया सबका। इक्विलिब्रियम प्रोसेस दो प्रकार की होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। डायरेक्ट ये तो आप कर ही लोगे, मैं यहाँ से डायरेक्ट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। फिजिकल इक्विलिब्रियम बेटा, ठीक है, इसकी भौतिक अवस्थाओं पे डिपेंड करेगी। जो हमारी 5 प्रकार की होती है। पहली रहेगी आपकी, देखो, फिजिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल चेंज। इसका मतलब ये होगा कि आपका इक्विलिब्रियम इन फिजिकल चेंज। या स्टेट, किसके लिए? स्टेट के लिए, फिजिकल चेंज में। सॉलिड, लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो क्या क्या प्रोसेस होगी? आप लोगों ने चेंज तो पढ़ा होगा। सॉलिड अवस्था से आप लिक्विड अवस्था में जाएंगे तो क्या रहेगा? चलिए आपको इसके बारे में हम बताते हैं। सॉलिड है, लिक्विड और गैस। सॉलिड से लिक्विड अवस्था में जा सकते हैं। एग्जाम्पल आपका वाटर ले लेता है, बर्फ से जल में आ जा सकते हैं और जल से हम गैस में भी जा सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, मेल्टिंग होगा,
यानी कि सॉलिड जो है हमारा गल रहा है ना, बर्फ गल रहा है, मेल्ट हो रहा है, और लिक्विड क्या हो रहा है, वेपोराइज हो रहा है। लिक्विड से पुनः सॉलिड में आ सकते हैं। क्या प्रोसेस कहलाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीज। और गैस से लिक्विड में जाएंगे तब कंडेंसेशन, संघनन हिंदी में कहते हैं। ये प्रोसेस होती है। ये क्या है, देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है, आपकी स्टेट है फिजिकल, यही चेंज है। इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम बनेगा, मतलब साम्यावस्था जो बनेगा रेट बराबर, वो आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा। सॉलिड से लिक्विड में जाने में एट इक्विलिब्रियम प्रोसेस में एट इक्विलिब्रियम में क्या आएगा, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इक्वल किसके होगा, बताओ। रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ लिक्विड। सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड बनने की प्रक्रिया, किससे, लिक्विड से। लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रक्रिया। आप फिजिकल की अगर बात करेंगे फिजिक्स में, तो वहां फ्रीजिंग पॉइंट आएगा टेम्परेचर में, ठीक है। प्रोसेस की बात करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड बन रहा है, और सॉलिड का रेट और लिक्विड का रेट दोनों बराबर है सॉलिड एंड लिक्विड में। पहला पॉइंट आपका ये हुआ। दूसरा आपका रहेगा सॉलिड से लिक्विड आया, लिक्विड से गैस। एग्जाम्पल आप वाटर का ले सकते हैं, आप H2O सॉलिड फॉर्म में और H2O लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है। लिक्विड और गैस का जब रहेगा आपको, तो एट इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड बराबर किसके होगा, लिक्विड से। अब जब हम सॉरी गैस से हम लिक्विड में आएंगे तब फॉर्मेशन आप लिक्विड कह सकते हो आप, या जो प्रोसेस का नाम है उसको भी लिख सकते हो, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ गैस। गैस के कंडेंसेशन मतलब गैस से द्रव बनने का जो रेट है, और लिक्विड से का जो आपका गैस बनने का रेट है, दोनों जब बराबर होगा एट इक्विलिब्रियम में, यानी कि दोनों की अवस्थाएं बराबर आ जाएंगी, तो वहां पर फिजिकल प्रोसेस का इक्विलिब्रियम स्थापित होगा। तीसरा आपका इसका बचा है आपका, देखो सॉलिड से गैस हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, बचा है सॉलिड से गैस। सॉलिड से डायरेक्ट गैस। इसका भी एग्जाम्पल आप वाटर का ले सकते हैं, सिर्फ इसका अंतर इतना रहेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे H2OL में और यहाँ पर H2O गैस में, ठीक है। देन सॉलिड एंड गैस का आपका एग्जाम्पल रहेगा, ये सब्लिमेशन रहेगा। रेट आप इस तरीके से ही लिख लेंगे, रेट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल बताएगा बेटा कोई, हमने काफी बार बताया है आप लोगों को। कोई भी रेट ऑफ डी सब्लिमेशन,
बताओ बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ठोस से जब हम डायरेक्ट गैस में जाते हैं, नौसादर, कपूर, आयोडीन, ये आपके एग्जाम्पल बन जाएंगे। ठीक है, NH4Cl, नौसादर बोलते हैं NH4Cl को ठोस फॉर्म में, और NH4Cl गैस फॉर्म में। कपूर ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो। नोट करिए बेटा। हो गया बेटा? दो इसके पॉइंट और बचे हैं। तो आ गए इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड, एक आपका ये पॉइंट बचा है, दूसरा फिर सॉलिड इन गैस। आप लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का नाम सुना है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस और डिसोल्यूशन, क्या होती है ये दोनों? डिसोल्यूशन प्रोसेस यानी कि डिसॉल्व वाली, सॉल्यूशन में जो चीज डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल फॉर्म में जो चीज होती है उसको क्या सेपरेट करते हैं, तो वही तो प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल को सॉल्यूशन से निकालने की प्रक्रिया ही क्रिस्टलाइजेशन है। अपने लैंग्वेज में समझे तो हो गया बेटा जी? कितना रहेगा बेटा? चलो कर लेना, बैक कर देंगे, ठीक है, अभी बैक कर देंगे, परेशान ना हो। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड आपका सॉल्यूशन बनाएगा। कोई एग्जाम्पल बताओ बेटा, फर्स्ट लेक्चर में बताया था सॉल्यूशन के, सॉलिड और लिक्विड क्या रहेगा? इसका एट इक्विलिब्रियम पे
यहाँ ये शॉर्ट में लिखा है रेट ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन लिक्विड या ऑफ सॉलिड। एग्जाम्पल बताओ बेटा, लिक्विड में हम सॉलिड कौन सी चीज डिजोल्व कर सकते हैं? वाटर में चीनी है, सॉल्ट, तो यही तो एग्जाम्पल पूछ रहा है, फिर दूसरे तो नहीं पूछ रहा है। सोडा वाटर बेटा इसका कहाँ है? गैस का। ठीक है, कहने का मतलब आपका शुगर जो है वो सॉल्यूशन में हो जाएगा और शुगर सॉलिड फॉर्म में भी हो जाएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन का प्रोसेस में ऐसा होता है जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब हम डिजोल्व करते हैं, ठीक है, डिजोल्व करने के बाद में जो सॉल्यूशन हमारा बनता है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो जो ज़्यादा हो जाती है। कंसंट्रेशन जब इंक्रीज कर जाती है सॉल्यूशन की, इस तरीके से समझो कि आपका ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन जो है अगर इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। मतलब डिसॉल्व हो गई, सॉल्यूट की मात्रा जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गई है, फिर जो सॉल्यूशन बना है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो वहां पर वो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसी के आगे जब कुछ मात्रा में सॉल्यूट मतलब विलेय पदार्थ क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे रहते हैं, विलयन में बहुत सी रिएक्शंस में या कंडीशन में जब नीचे रह जाते हैं, ठीक है, तो उनको जब हम अलग करते हैं तो वो प्रोसेस हमारी होती है क्रिस्टलाइजेशन। उन सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशन से अलग करते हैं, उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसका एक पॉइंट और बचा है, फिर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम करवाते हैं। इक्विलिब्रियम गैस इन लिक्विड। बताओ बेटा, गैस और लिक्विड का एग्जाम्पल। गैस और लिक्विड मिलकर आपका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्युबिलिटी हो जाती है गैस की। लास्ट लेक्चर में बताया था, सॉल्यूशन वाले में हेनरी लॉ अभी हुआ नहीं है ना, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन सॉल्युबिलिटी का तो हमने प्रेशर और टेम्परेचर का टर्म बताया था। सॉल्युबिलिटी में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इसका सॉल्युबिलिटी रहेगी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी थी? ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थी प्रेशर के और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। ये है 5, ठीक है, इसे करिए। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें आपका लॉ ऑफ मास एक्शन,
सॉल्यूशन मतलब डिसॉल्व, अगर इसका आप संधि विच्छेद करो तब आप समझ में आएगा। प्रोसेस का नाम दिया हुआ है जैसे सॉलिडिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन, तो जो आपके उसके अंतर्गत पार्ट होंगे उसी के आधार पर भी नाम दे दिया जाता है। आप किसी राइटर ने कोई सी भी सिद्धांत दिया तो उसके नाम से होता नहीं होता है, वही प्रोसेस है। आप लोगों ने बहुत सारे सिद्धांत के नाम पढ़े हैं, अभी देखो आएगा लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, न्यूटन का नियम, ये इस तरीके से नाम पढ़े तो इसका मतलब क्या जाता है, यहाँ तो जिसने खोज की है उसके नाम से होगा, यहाँ जिस स्थान पर खोज हुई है उसके नाम से होता है नाम, या उसके पार्टिकल्स के आधार पर होता है। पीछे वाला बेटा किसका रह गया था, कर लो। केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था, जिसमें किस किस की वैल्यू इक्वल होंगी बताओ बेटा। हो गया, पड़ोस में बोले नहीं किया, तुमने नहीं किया था। पड़ोस से कर लो बेटा, ठीक है, आगे काफी कुछ करवाना है। केमिकल इक्विलिब्रियम एक हमारी यहाँ पर हम डायरेक्ट रिएक्शन रिएक्टेंट के फॉर्म में इस तरीके से लिख दे रहे हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, P1 प्लस P2, ठीक है। बहुत से इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन दोनों रिएक्शंस को दो प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, केवल आपको हम बता रहे हैं। देखो, रेट ऑफ रिएक्टेंट मतलब अभिकारक इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो उस स्टेज को जो हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। दूसरे अगर इसकी डेफिनेशन जब हम बनाएंगे तो इसकी डेफिनेशन बनेगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R1 एवं R2 मिलकर, ठीक है, प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन जो भी होगी, सांद्रता जो भी होगी ग्राम पर लीटर, ठीक, फिर प्रोडक्ट की सांद्रता P1 और P2 दोनों की मिला के जो सांद्रता होगी उनकी वैल्यू जब इक्वल हो जाएगी तो वहां पर जो स्टेज होगी उस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार भी कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ द रिएक्शन की एक ऐसी अवस्था, ठीक है, जिसमें रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन के आप इक्वल होगी तो वो हमारा क्या होगा, हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी देखो मेन पॉइंट इस तरीके से समझेंगे। इनिशियली सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा, R1 एवं R2 आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, ठीक है। इनिशियली R1 एंड R2 आर प्रेजेंट जब हो रहे हैं, ठीक है, इनने क्या करा है फिर when R1 एंड R2 रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद में बेटा क्या बनाया, react then they form P1 and P2 as soon as, इसके बाद में जैसे ही, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन तुरंत अपना एक्शन ले लेती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन तुरंत अपना एक्शन ले लेती है, ठीक है। P1 एंड P2 जैसे ही बना फिर उसके तुरंत बाद as soon as P1 एंड P2 इन दोनों ने क्या बनाया, फॉर्म they start
बैकवर्ड डायरेक्शन। R1 एवं R2 ने रिएक्शन करके आपका P1 एंड P2 प्रोडक्ट के दो प्रोडक्ट बना लिए। तुरंत ही इसके बाद में जैसे ही P1 और P2 ने स्टार्ट कर दी फॉरवर्ड रिएक्शन और तुरंत बना दिया क्या, R1 एंड R2। इसके बाद में देखो बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का फिर क्या आएगा, तुरंत यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज। जब इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है कोई सी भी, ठीक है, उसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। मतलब रेट जो होगा, रिएक्टेंट का रेट जो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन में डिक्रीज होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा उसका रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल हो जाएगा, यानी कि आर एफ लिख सकते हैं, आर एफ इक्वल टू आर वी। इसे स्मॉल से भी दर्शा सकते हैं इसमें। तब क्या हो जाएगा, हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, बताओ। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो हमारी रिएक्शन किस फॉर्म में आ जाएगी, क्या प्राप्त कर लेगी, रिएक्शन इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेगी, साम्यावस्था प्राप्त कर लेगी। तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। इसीलिए शॉर्ट में कहते हैं, जब कोई सी आपने जो इतनी चीज पीछे जो हमने हर बार में लिखा था एट इक्विलिब्रियम, इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में लिखा है। इसीलिए कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपका जो आर एफ इक्वल टू आर वी जो होता है बराबर होता है, और कंसंट्रेशन इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and product are constant। कांस्टेंट हो जाते हैं या इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाएंगे, ऐसे समझिए। यानी कि PCl5 PCl3 बना दिया और Cl2 बना दिया। जब बैकवर्ड में आए तो पुनः PCl5 बन गया। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ PCl5 और द रेट ऑफ डिसोल्यूशन सो फॉर्मेशन ऑफ PCl5 इज इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट किसका, PCl5 का इक्वल हो जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर लो आप, इक्वल हो जाएगा।
R1 हमारा R2 दोनों ने मिक्स होके प्रोडक्ट P1 या P2 बना लिया है। इसके बाद में तुरंत P1 और P2 ने स्टार्ट कर दिया फॉर्म बैकवर्ड रिएक्शन और पुनः बना दिया हमारा R1 और R2। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का डिक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का इंक्रीज हो जाता है। जब भी आप निकालेंगे आप देखिएगा कि रेट जो आएगा फॉरवर्ड रिएक्शन का कम होगा बैकवर्ड रिएक्शन से। जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का, तो हमारी जो भी रिएक्शन है वो क्या प्राप्त कर लेगी, इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेगी। इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के बाद में क्या होगा कि इनका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है और प्रोडक्ट दोनों के इक्वल हो जाएंगे या कांस्टेंट हो जाएंगे। इसीलिए तो आप यहाँ पर देखो रेट कांस्टेंट जो है हो रहे हैं, इसीलिए आप रेट ऑफ उसके लिए Kf और K भी दर्शाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन का स्थिरांक Kf से दर्शाएंगे और बैकवर्ड का स्थिरांक Kb से दर्शाएंगे। इसी कंडीशन से दर्शाएंगे। अगर कोई पूछेगा कि क्या कंडीशन है कि हम Kf से और Kb से दर्शाते हैं, तो यही कंडीशन है कि जब रेट इक्वल हो जाते हैं तो उनके रेट कांस्टेंट जो होते हैं प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के वो कांस्टेंट हो जाते हैं। इसलिए हम K कांस्टेंट को लेते हैं, साथ में F या V इसलिए लगा देते हैं कि रिएक्शन को इंडिकेट करता है फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। हो गया बेटा? ये उतार लिया सबने? ग्राफिकल एनालिसिस अब आपको अब बताएंगे। आपने देखा होगा कि ग्राफ से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। R और P लिखा है हमने, इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस जो होता है इक्विलिब्रियम में दो प्रकार से होता है। पहला आपका रहेगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम से संबंधित ग्राफ बनेगा। दूसरा ग्राफ जो बनेगा रेट और टाइम से बनेगा। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होते हैं तीन ग्राफ बनते हैं बेटा। ये हमारा टाइम है, कंसंट्रेशन है, ये हमारा प्रोडक्ट और ये हमारा रिएक्टेंट। जब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट की अभी हमने आपको लिखवाया था, डिक्रीज क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, मतलब प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा। तो ये प्रोडक्ट है, इंक्रीज हो रहा है, और रेट ऑफ डिक्रीज, और ये डिक्रीज किसका हो रहा है, रिएक्टेंट वालों का, क्योंकि शुरुआत में रिएक्टेंट ही अभिक्रिया करते हैं। डिक्रीज हो रहा है। एक कंडीशन ऐसी आती है, टाइम को डिनोट कर रहा है कि यहां से देखो बराबर हो रहा है, ये आगे चल के बिल्कुल बराबर होते चले जाएंगे। यहां से ये जो यहां पर जो आ रहा है पॉइंट, इसी पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, और टाइम को बोलते हैं इक्विलिब्रियम टाइम। अगर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ बनाओगे तो पहला ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। तीन ग्राफ बनेंगे बेटा, बनाना है
ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन भी होगा, हम अभी आपको देंगे। ये टाइम है हमारा, कंसंट्रेशन टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम के सिर्फ यही 3 ग्राफ इस चैप्टर में, यही 3 ग्राफ होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, बस आपको इन्हीं में से बताना होता है, जो भी कुछ बनाना होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट बेटा यहाँ से चालू होके इस कंडीशन में आया और रेक्टेंट हमारा यहाँ से इस कंडीशन में आया और यहाँ तक आने के बाद में कंडीशन हमारी क्या हो रही है टेम्परेचर में, ये आपका प्रोडक्ट है और ये रेक्टेंट है, ठीक है। कि इसके आगे जो भी प्रोसेस हो रही है वो बिल्कुल इक्वल में हो रही है और ये हमेशा होती रहेगी। इक्विलिब्रियम में जो भी प्रोडक्ट और रेक्टेंट रहेंगे, जब ये इक्विलिब्रियम अवस्था प्राप्त कर लेंगे तो उसके आगे कभी भी जितने भी लाइफ टाइम वो इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे, आगे पीछे नहीं हो सकते। ये विशेष कंडीशन है इसकी। इसका आपका रहेगा फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो जाएगा, यानी टाइम हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों मिल गए, इक्वल हो गए, ठीक है। इस पॉइंट पे आकर इक्वल हो गए, आगे जब भी जितने भी आगे जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे प्रोडक्ट और रेक्टेंट, तो ये पॉइंट हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके आगे रेक्टेंट और प्रोडक्ट, और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम टाइम। ये 3 ग्राफ होते हैं, बी और सी। तीनों कंडीशन अलग अलग शो हो रही है बेटा। इसमें कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की इंक्रीज होकर और रेट की डिक्रीज होकर इक्विलिब्रियम पे आ रही है। इसमें इक्वल होकर आ रही है और इसमें मिक्स हो रही है। इक्वल वाले माने जाएंगे कि अगर जो आपको यहाँ पर या यहाँ पर तो नहीं माना जाएगा। इसके आगे जो भी प्रोसेस चल रही है वो बिल्कुल बराबर का मतलब क्या होगा, सामने रास्ता का मतलब ये होता है, ठीक है। कहीं पे भी इसमें जब ग्राफ आएगा तो आप इसी के कारण
कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का हो गया। अब आपका ये बचा है दूसरा पॉइंट, रेट वर्सेस टाइम। इसका केवल एक ही ग्राफ है, मतलब रेट जब इक्वल हो जाएगा, ना ज्यादा प्रोडक्ट का या रेक्टेंट का रेट जब इक्वल हो जाएगा तो वही हमारा पॉइंट रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और टेम्परेचर आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसका ओनली एक ही रहेगा, ये कंपैरिजन रहेगा आपका। टोटल 4 ग्राफ है, 4 ग्राफ में से 3 जो ग्राफ हैं वो कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेस हैं, और रेट और टाइम के वर्सेस ओनली एक ही ग्राफ है। क्यों? क्योंकि रेट का कांस्टेंट होना बराबर नहीं माना जाएगा, इक्वल होना माना जाएगा टाइम के। इसको ऐसे समझो, अगर रेट की वैल्यू 0 है तो वो नहीं माना जाएगा। अगर टाइम की वैल्यू और रेट की वैल्यू दी जाए तो अगर रेट की वैल्यू 0 आ रही है और टाइम की कुछ भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि आपके ये जो दो हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें अगर हम यहाँ रेट कर दें, ठीक है, तो रेट और टाइम की कोई भी वैल्यू जब आएगी तो ये दोनों ग्राफ रेट और टाइम में नहीं बनेंगे, ये दोनों नहीं होते हैं। जब रेट टाइम के इक्वल आ जाएगा, मतलब बराबर बिल्कुल मिक्स हो गए, तभी ये ग्राफ बनेगा, तब इक्विलिब्रियम स्थापित होता है रेट का, वैसे नहीं होगा। ठीक है, बना लो बेटा इसको। सवाल दें आपको, समझ में आएगा तभी, सवाल से ज्यादा समझ में आ जाता है। क्यों? ये बना दिया सबने? क्वेश्चन आपका है 2NO प्लस O2 गैस में है, क्या बनाएंगे हमारे 2NO2, और ये भी गैस है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट, क्या बात है, द रिएक्शन इज in open and closed vessel in lab 1 and lab 2 respectively. द डायनामिक इक्वेशन, तो एक गतिशील जो आपकी रिएक्शन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी किसमें रहेगा? ऑप्शन आपका पहला रहेगा लैब 1, दूसरा ऑप्शन रहेगा लैब 2, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका बोथ लैब 1 एंड लैब 2, और चौथा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दी अबव। देखो बेटा, इसमें बोल रहा है 2NO प्लस O2, 2NO2
बना रहा है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ओपन एंड क्लोज वेसल, ठीक है, इन लैब फर्स्ट एंड लैब सेकेंड स्ट्रेटली, बारी बारी से दोनों लैब में बनाया गया है, ठीक है। द डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेट, तो हमें गतिशील जो इक्विलिब्रियम साम्यावस्था है वो कौन सी लैब में प्राप्त होगा, ये बताना है। बताओ बेटा, घर से नहीं, अभी कोशिश करो जल्दी। तीसरा वाला एक ग्राफ का आपका सवाल है। The following graph represent the equilibrium ये आपका टाइम है बेटा, ग्राफ को बनाना है और कंसंट्रेटेड के टर्म में है आया हुआ आपका एग्जाम्पल। ऑप्शन हम आपके लिख दे रहे हैं, ए प्लस बी सी, ए प्लस सी बी और बी प्लस सी ए, और डी ऑप्शन रहेगा आपका नन ऑफ दी अबव। ग्राफ से संबंधित जरूर सवाल होते हैं बेटा। हमने लेबोरेटरी 1 और लेबोरेटरी 2 में अबोव डायरेक्शन जो है इसको परफॉर्म किया था ओपन वेसल्स में और क्लोज वेसल्स में, ठीक है। तो हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम किस लैब में प्राप्त होगी, पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये बताना है। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो इक्विलिब्रियम के दिए हुए हैं। जिस तरीके से आप रिएक्शन लिखते हैं, आप इस तरीके से रिएक्शन लिखते हैं तो इनका इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब रेट इसका बराबर और उसके बराबर होता है। इसी प्रकार ये इक्विलिब्रियम में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से इस ग्राफ के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम बन रहा है। अभी बेटा रुक जाओ 5 मिनट। एक पॉइंट आपका करवा दिया, लॉ ऑफ मास एक्शन। यस बेटा, आप ये बता दो लॉ ऑफ मास एक्शन किस साइंटिस्ट ने दिया था और कौन सी सन में दिया था, बाकी का हम पूरा कर ही रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है बेटा, रेट के प्रोपोर्शनली क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। एक्टिव मास क्या होता है,
सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान की यूनिट एक्टिव मास बताओ बेटा। एक्टिव मास जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा? बताओ, आप लोगों को बताया था। कंसंट्रेशन मोलरिटी की क्या रहेगा? मोलरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स होते हैं नहीं होते हैं? कंसंट्रेट का इसका भी फार्मूला बताया था, स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन वेट अपॉन वॉल्यूम आएगा या वेट आएगा? कंसंट्रेशन में वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा आयतन। ठीक है, कंफ्यूज हम नहीं करते बेटा, हम आपसे पूछ रहे हैं जिससे आप लोग को याद रहे। देखो मोलरिटी में एम मोल प्रति लीटर, ये इसका क्या होता है? मात्रक होता है। मोलर मास का आप लोगों ने बताया नहीं अभी तक फार्मूला, कोई बात नहीं है। एक्टिव मास को कंसंट्रेशन मोल प्रति लीटर, और इसको जो हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं ये बता दो बस। अच्छा, एक्टिव मास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मोल प्रति लीटर है, वो सही से लिख देना है, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, या इनवर्सली। ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्टिव मास को ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम में। कोई भी आपकी अगर रिएक्शन होती है, यानी कि रिएक्टेंट A प्लस B है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो A को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, और B को मतलब ब्रैकेट के अंदर, जिसे हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। कौन सा कोष्ठक है ये? बड़ा छोटा मंझला? कोष्ठक है, ये कहो। ठीक है, ये रहता है। इसके बाद में इसका जो लॉ होगा वो आपका कल करवा देंगे। ठीक है, परेशान ना हो आप लोग।